पिछली क्लास में हमने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोग के बारे में देखा था, जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उनको टैकल किया था और उनके पावर फंक्शंस को देखा था। आज की क्लास हमारी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन रास्ता पे रहेगी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पार्लियामेंट के उनको डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो हेलो एवरीवन, राव यस वेलकम यू ऑल। चेयरमैन कौन होता है, अध्यक्ष कौन है राज्यसभा का? तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है ना राज्यसभा का, उसको चेयरमैन बोलते हैं। जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमारे लोकसभा में कौन था, स्पीकर था। राज्यसभा का मेंशन हमारा आर्टिकल 80 में है। रिमेंबर रखेंगे कि राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा है, 80, और लोकसभा का 81। एग्जाम में काफी पूछा जाता है। जो हमारा चेयरमैन होगा राज्यसभा का, वो किसमें मेंशन है, वो आर्टिकल 64 में मेंशन है। बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट होगा ना, वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो भी वाइस प्रेसिडेंट की पद पे रहेगा वो अपने आप से चेयरमैन होगा राज्यसभा का। मेंशन है आर्टिकल 64। रिमेंबर रखें, एग्जाम में काफी बार पूछा गया। The vice president to be the ex officio chairman of the Rajya Sabha mentioned in the article 64। वाइस प्रेसिडेंट अपने आप राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं, इसके लिए अलग से चुनाव नहीं होता है, ठीक है। और ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन वाइस प्रेसिडेंट, अगर हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं, तो जो चेयरमैन का जो पद होगा वो उसको वो फॉलो नहीं कर पाएंगे। डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। रिमूवल कहता है तो ही इज रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन व्हेन ही इज रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जब वो वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटाए जाएंगे तब वो पता ही चेयरमैन के पद से भी हटा दिए जाएंगे राज्यसभा के। पावर फंक्शन ऑलमोस्ट जो है लगभग लगभग मान के चलिए कि स्पीकर के लगभग लगभग बराबर ही है। पावर फंक्शन आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू स्पीकर लोकसभा। लेकिन स्पीकर के पास कुछ स्पेशल पावर है, जिसमें से जैसे कि स्पीकर डिसाइड करेगा कि बिल जो है कोई मनी बिल है या नहीं है। एक्सक्लूसिव पावर है स्पीकर के पास, चेयरमैन नहीं कर सकता राज्यसभा का। स्पीकर ओनली प्रिसाइड जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। जो जॉइंट सिटिंग होगी उसको अध्यक्षता कौन करेगा, वो स्पीकर ही करेगा, चेयरमैन नहीं करेगा राज्यसभा का, ठीक है। और ये किस में मेंशन है, तो आर्टिकल 100 सब क्लॉज। स्पीकर जो होता है, स्पीकर इज मेंबर ऑफ हाउस, और लेकिन जो चेयरमैन होता है वो मेंबर नहीं होता है उसका, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में। स्पीकर इज द मेंबर ऑफ द हाउस बट चेयरमैन इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस, ओके। लाइक स्पीकर, स्पीकर की तरह ही cannot vote in first instance but can vote in case of tie। चेयरमैन also do same। जैसे स्पीकर पहली बार में वोट नहीं करते हैं, लेकिन टाई के केस में वो वोट करेंगे, वैसे चेयरमैन पहली बार वोट नहीं करेंगे किसी भी बिल को। बट अगर टाई हो जाता है तो चेयरमैन वोट करेगा, ठीक है। When removal is under consideration then vice president जो चेयरमैन होगा cannot preside over a sitting of राज्यसभा। वो अध्यक्षता नहीं करेगा, लेकिन वो प्रेजेंट रहेगा, स्पीक करेगा, बोल सकता है, प्रोसीडिंग में पार्ट भी ले सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं करेगा पहली इंस्टेंस में, ठीक है। बट स्पीकर कैन वोट इन फर्स्ट इंस्टेंट व्हेन रिमूवल इज ऑन वे। ये भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। स्पीकर अपने रिमूवल प्रोसेस जब उसके ऊपर चल रहा होता है तो उस टाइम में वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकता है, लेकिन चेयरमैन नहीं कर पाएगा, नहीं करता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जैसे कि फर्स्ट जो हमारी जो राज्यसभा थी वो 3 अप्रैल 1992 में गठित हुई थी। 3 अप्रैल 1952 डेट पूछा है किसी एग्जाम में। फर्स्ट चेयरमैन हमारे कौन थे राज्यसभा के? डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नोट करेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। फर्स्ट डेप्टी चेयरमैन श्री एस वी कृष्णमूर्ति राव। फर्स्ट डेप्टी चेयरमैन श्री एस वी कृष्णमूर्ति राव। अच्छा, करंट के चेयरमैन कौन है राज्यसभा के? तो वो है सीपी राधाकृष्णन, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है हमारे भारत के। करंट डेप्टी चेयरमैन कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। नोट करेंगे, हरिवंश नारायण सिंह। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में कि ये लगातार तीसरी बार डेप्टी चेयरमैन बने। जो पहले ऐसे डेप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के जो लगातार 3 बार डेप्टी चेयरमैन के पद पे बने हुए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे डेप्टी चेयरमैन की बात करें। अगर डेप्टी चेयरमैन की बात करें तो आर्टिकल कौन सा मेंशन है, देखिए आर्टिकल आपको लर्न करने ही करने हैं भाई, किसी भी तरीके से इसको लर्न होना चाहिए आर्टिकल की, इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है। डेप्टी चेयरमैन आर्टिकल 89 में है। डेप्टी चेयरमैन आर्टिकल 89 नोट करिए। और इनका इलेक्शन कैसे होता है? ही इज इलेक्टेड बाय द राज्यसभा इटसेल्फ फ्रॉम अमंग हिज मेंबर। जैसे कि डेप्टी स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है, अपने ही मेंबर्स में से किसी को इलेक्ट किया जाता है डेप्टी चेयरमैन। डेप्टी चेयरमैन ऑफिस कब कब वैकेट हो सकता है, खाली रहेगा व्हेन ही सीज टू बी मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। अगर वो मेंबरशिप उसकी खत्म हो गई तो भी वो डिप्टी चेयरमैन की पद पर नहीं रहेगा। इफ ही रिजाइन बाय राइटिंग टू चेयरमैन, अगर उसने लिखित में अपना इस्तीफा दे दिया किसको? चेयरमैन को। याद रखेंगे स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देता है, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को रेजिग्नेशन लेटर देते हैं।
चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन देते हैं, डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन को देते हैं। और क्या है, ही इज रिमूव बाय इफेक्टिव मेजोरिटी। अगर इफेक्टिव मेजोरिटी अगर पास कर दी गई है डिप्टी चेयरमैन के लिए तो भी उनको रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे कि स्पीकर के केस में था कि 14 डेज की प्रायर नोटिस चाहिए होती है रिमूवल के लिए, वैसे ही इसमें भी डिप्टी चेयरमैन रिमूवल के लिए 14 डेज प्रायर नोटिस चाहिए। पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन कहते हैं, जैसे पैनल ऑफ चेयरपर्सन था लोकसभा में कि स्पीकर स्पीकर डिप्टी स्पीकर अगर नहीं है, एब्सेंट है किसी कारणवश, तो प्रोसीडिंग्स को कौन फॉलो करेगा, तो वो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है जिसमें 10 मेंबर होते हैं। सेम ऐसे ही पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन है राज्यसभा में, जो चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम अमंग राज्यसभा मेंबर। पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन लगभग 6 पर्सन होते हैं इसमें। लीडर लीडर इन पार्लियामेंट। लीडर इन पार्लियामेंट क्या होता है? लीडर इन पार्लियामेंट होते हैं, ये चीज नोट करेंगे कि जो लीडर ऑफ पार्लियामेंट है वो गिवन है किसमें, अंडर रूल्स ऑफ बुक, नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो लीडर ऑफ पार्लियामेंट देखेंगे, लीडर इन पार्लियामेंट देखेंगे तो लीडर ऑफ हाउस कौन होता है? जो रूल्स बुक है ना जो पार्लियामेंट में बनाई है उसमें लीडर ऑफ जो हाउस है वो मेंशन है कि जो लीडर ऑफ हाउस होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर। इफ ही इज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, या तो अगर वो मेंबर है लोकसभा का, वो प्राइम मिनिस्टर है तो वो प्राइम मिनिस्टर होगा लीडर हाउस का। इफ या वो मिनिस्टर है जो कि मेंबर है लोकसभा का, वो हो सकता है। या या प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे किसी मेंबर को एज ए लीडर ऑफ द हाउस। ठीक है, तो ये हमारा लीडर ऑफ हाउस हो गया। लीडर ऑफ हाउस आल्सो एग्जिस्ट इन राज्यसभा। राज्यसभा में सेम है कि लीडर ऑफ हाउस रहते हैं। इनका जो मुख्य काम क्या है, इनका मेन रोल क्या है, इनका वर्क क्या है लीडर ऑफ हाउस का? इनका मेन रोल जो है वो सदन में सरकार की तरफ से बोलना, हाउस में सरकार की तरफ से बोलना, नीतियों और फैसलों को एक्सप्लेन करना, एक्सेट्रा। इनके काम है, क्योंकि लीडर ऑफ हाउस जो कि हमारे प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, आइवर जेनिंग जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, उन्होंने क्या बोला है लीडर ऑफ ऑपोजिशन को क्या बोला है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोला है अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर बोला है। जैसे प्राइम मिनिस्टर है तो अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है? लीडर ऑफ हाउस देख लिया, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा या राज्यसभा में दोनों में होता है लीडर ऑफ अपोजिशन। जैसे कि लीडर ऑफ हाउस है जिस पार्टी के पास सरकार नहीं है, जो सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में, उस पार्टी का नेता जो होता है वो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। ठीक है, शर्तें क्या है कि जो उस पार्टी के पास कम से कम 10% सीटें होनी चाहिए सदन में, तभी उसमें से एक लीडर ऑफ अपोजिशन इलेक्ट होता है। मुख्य काम क्या है, मेन रोल क्या है? सरकार की निगरानी, वॉच एंड कंट्रोल अपॉन गवर्नमेंट। सरकार की निगरानी करना, जनता की आवाज उठाना, बहस में हिस्सा लेना, ये सब काम है किसके? लीडर ऑफ अपोजिशन के। अब राइट नाउ जो लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी जी हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी है। और राज्यसभा में कौन है? राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे। नोट करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। ये भी नोट करेंगे आइवर जेनिंग किसने बोला है कि लीडर ऑफ अपोजिशन अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर। तो ये एग्जाम में पूछता है, तो आपका आंसर होगा आइवर जेनिंग। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन देखिए, आप देखेंगे कि पार्लियामेंट की कुछ टर्म्स है, की टर्म्स है जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है। तो विप, एक विप आता है सर। विप क्या है? व्हाट इज विप? विप एक एक समझ लीजिए सदन में एक व्यक्ति है या एक ऑर्डिनेंस है या ऑर्डर है, समझ लीजिए एक व्यक्ति है जो जिसे पार्टी अपॉइंट करती है ताकि उसके जो मेंबर है ना, जो मेंबर पार्लियामेंट है, सांसद है, वो पार्टी के अनुसार काम करे, वो वॉच करती है, उसे कहते हैं विप। सिंपल समझिए विप क्या है? पार्टी का अनुशासन बनाए रखने वाला एक नेता समझ। इसके मुख्य काम क्या है? एमपीज को निर्देश करना देना कि ऐसे वोट करना है। कोई बिल आया या मुद्दा आता है तो विप बताता है कि समर्थन करना है या विरोध करना है। ठीक है, विप चेक करता है कि समय पर सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, सांसद उपस्थित है या नहीं है। और विप का जो बहुत बड़ा रोल है, ये रिटर्न ऑर्डर है कि पॉलिटिकल पार्टी इशू करती है किसी मेंबर को कि वो प्रेजेंट रहें किसी इंपॉर्टेंट वोट के लिए, मतदान के लिए। जिस दिन वोट होना उस दिन वो प्रेजेंट रहे, ये कौन देखता है? विप देखता है। ऑफिस ऑफ विप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जिनका जो विप है ना, वो ना ही कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है ना ही रूल्स ऑफ बुक्स में, ये कन्वेंशन पे, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन पे। ठीक है, ये रिमेंबर रखेंगे, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है विप। विप अगर क्वेश्चन आता है कि विप कौन से सेकंड टर्म निम्न कहाँ से विप किया गया, तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, साउथ अफ्रीका ऑप्शन रहेगा। तो आपका क्या होगा आंसर? जो विप है हमारा कहाँ से लिया गया? वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, 3 प्रकार के विप माने जाते हैं। थ्री टाइप इशू करते हैं मेंबर को। एक होता है 1 टाइम, एक होता है 2 लाइन, एक होता है 3 लाइन। ठीक है, 1 लाइन विप में सिंपल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है मेंबर्स को। 2 लाइन विप में इंपॉर्टेंस प्रेजेंस के लिए बोला जाता है। और 3 लाइन विप के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि लगभग नो कॉन्फिडेंस की बात आ जाती है।
और रिमेंबर रखें कि जो मेंबर होता है, रिमेंबर वायलेट विप ऑफ हिज पार्टी। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कोई सदस्य, कोई सांसद अगर व्हिप का वायलेशन करता है, ही और सी इवेक्टेड फ्रॉम द हाउस अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, वो उसको तुरंत निकाल दिया जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। ठीक है, पार्लियामेंट की सेशन की बात करेंगे तो आर्टिकल 85 में मेंशन है, आर्टिकल 85 नोट करेंगे, आर्टिकल 85 मेंशन है, क्या मेंशन है कि जो प्रेसिडेंट होगा ना वो सम्मन करेगा ईच हाउस फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर जो है सदन को बुलाता है कौन, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, हमारा आर्टिकल 85 में मेंशन है। ठीक है, सेशन जो है संसद का जो सत्र है तीन है, ये मेंशन है। एक है बजट सेशन जो कि लगभग लगभग फरवरी टू मई चलता है, एक है मानसून सीजन जो कि जुलाई टू सितंबर है, और एक विंटर सीजन जो कि नवंबर टू दिसंबर है, नोट करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन क्या होता है, तो आर्टिकल 85 टू सब क्लॉज ए, आर्टिकल 85 टू सब क्लॉज ए मेंशन है प्रोरोगेशन। जब संसद का पूरा सेशन, कोई सेशन चल रहा है, मान लीजिए बस बजट सेशन चल रहा है, वो खत्म हो गया तो उसे कहते हैं प्रोरोगेशन कहते हैं, वो खत्म हो गया पूरी तरीके से खत्म हो गया तो उसे कहते हैं प्रोरोगेशन कहते हैं। प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है दोनों। ठीक है, तो कौन प्रोरोगेशन करता है, प्रेसिडेंट करता है। एक बार एग्जाम में पूछा है प्रोरोगेशन कौन करता है, तो याद रखेंगे प्रेसिडेंट करता है। एडजर्नमेंट क्या होता है, एडजर्नमेंट इंट्रोड्यूस होता है केवल और केवल लोकसभा में, याद रखेंगे राज्यसभा में नहीं होता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है कुछ समय के लिए, मानिए कुछ समय के लिए, निश्चित निश्चित समय के लिए जो सिटिंग होती है लोकसभा की उसको रोक देना, उसको कहते हैं एडजर्नमेंट। ठीक है, आगे देखेंगे कोरम क्या होता है, मैंने पहले भी बताया कि कोरम, पहले नोट करेंगे कि कोरम आर्टिकल क्या है, काफी बार एग्जाम पूछा है। आर्टिकल है 100 सब क्लॉज 3, कोरम मेंशन है 100 सब क्लॉज 3 या 100 आर्टिकल के लिए। ये क्या कहता है कि इट इज मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन हाउस फॉर कंडक्टिंग एनी बिजनेस, कोई भी मीटिंग करने के लिए मिनिमम जो सांसदों की जो संख्या कितनी होगी उसे कहते हैं कोरम। अगर नहीं है तो मीटिंग नहीं होगी, हाउस जो बिजनेस है वो कंडक्ट नहीं होगा। तो कितनी है, तो 1/10 है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच हाउस रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग प्रेसाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा में है तो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर भी इसमें शामिल होंगे, और अगर राज्यसभा में है तो चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन भी शामिल होंगे 1/10 मेंबर में। ठीक है, डिसोल्यूशन की बात कर लें तो राज्यसभा, जाहिर सी बात है, मैं पहले ही क्लास में बताया था कि राज्यसभा इज कंटिन्यूइंग परमानेंट हाउस, कंटिन्यूइंग चैम्बर है, ये सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन नहीं है। बट लोकसभा है, लोकसभा इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन होता है, जैसे 5 साल का कार्यकाल खत्म हुआ तो लोकसभा जो है वो भंग हो जाती है, उससे नया इलेक्शन होता है, फिर नए से सदस्य चुने जाते हैं, नए प्राइम मिनिस्टर। या प्रेसिडेंट डिसाइड करें कि डिसॉल्व करना है कि नहीं करना है, प्रेसिडेंट अगर डिसॉल्व कर देते हैं कार्यकाल से पहले तो भी डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा। व्हेन लोकसभा डिसॉल्व ऑल बिजनेस इंक्लूडिंग बिल्स, मोशंस, रेजोल्यूशन, नोटिस, पिटीशन एक्सेट्रा, ये अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, भंग हो जाती है, तो ये जो जितने भी सारे बिल्स होंगे ना वो सब गिर जाएंगे, पास नहीं होगा। अच्छा ये भी चलिए नोटिस ये देखते हैं कि बिल जो है ना हमारा विधेयक का समाप्त कब हो, कब कब पास नहीं हो पाता है या कब पास होता है, देखते हैं। बिल अगर पेंडिंग है लोकसभा में, याद रखेंगे बिल पेंडिंग है लोकसभा में तो गिर जाएगा। ठीक है, वो पास नहीं होगा। वेदर बिल अगर चाहे तो वो बिल लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ है या राज्यसभा के द्वारा भेजा गया है लोकसभा में, अगर लोकसभा में पेंडिंग है तो वो बिल पास नहीं होगा, विधेयक पास नहीं होगा। ठीक है, कानून नहीं बनेगा। अगर बिल पास बाई लोकसभा, अगर लोकसभा ने उसको पास कर दिया है बट लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है तो भी बिल जो है गिर जाएगा। ठीक है, पेंडिंग में राज्यसभा तो भी पास नहीं होगा। अगर बिल पेंडिंग है राज्यसभा में बट नॉट पास बाय लोकसभा, तब बिल नहीं गिरेगा। ठीक है, अगर बिल इफ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास बाय द लोकसभा तो उस केस में जो विधेयक है वो गिरता नहीं है, वो पास होता है। ठीक है, अगर बिल इफ बिल पास बाय बोथ हाउसेस बट पेंडिंग असेंट ऑफ प्रेसिडेंट डज नॉट लैप्स, वो भी नहीं गिरेगा। अगर राष्ट्रपति के पास उनके साक्षरता सिग्नेचर के लिए गया है, असेंट के लिए, तो भी उस केस में भी नहीं गिरता है। ठीक है, अगर बिल पास हो गया है, इफ बिल पास बाय बोथ हाउसेस बट रिटर्न बाय प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ हाउस डज नॉट लैप्स, अगर प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट ने मान लो फिर से रिकंसिडरेशन के लिए सदन के पास भेज दिया बिल को, किसी विधेयक को, उस केस में भी बिल जो है नहीं गिरता है। अच्छा नेक्स्ट देखेंगे कि जो लैंग्वेज है हमारा पार्लियामेंट वो क्या कहता है कि कौन सी लैंग्वेज यूज होगी। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आर्टिकल कौन सा है कि जिसमें मेंशन है कि लैंग्वेज क्या होगी पार्लियामेंट, तो आर्टिकल है 120, नोट करेंगे आर्टिकल 120, लैंग्वेज इन पार्लियामेंट क्या कहता है, संविधान को वह प्रावधान है जो बताता है कि संसद में किस भाषा का उपयोग होगा। मुख्य रूप से तो आप समझिए कि हिंदी और इंग्लिश का उपयोग होता है। ठीक है,
अन्य भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सदस्य को स्पीकर लोकसभा में तो स्पीकर, जो राज्यसभा में तो चेयरमैन की अनुमति लेनी पड़ती है। नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग क्या होती है, संसदीय कार्यवाही के जो उपकरण है वो क्या है। तो देखिए सबसे पहले आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में पूछा भी, क्वेश्चन आवर क्या होता है। क्वेश्चन आवर क्या होता है, प्रश्नकाल। जो संसद की जो कार्यवाही का जो पहला घंटा होता है ना, वो फर्स्ट जो आवर होता है उसे कहते हैं क्वेश्चन आवर। तो संसद की कार्यवाही का पहला जो आवर है उसे कहते हैं क्वेश्चन आवर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सांसद होते हैं ना, जो एमपीस होते हैं, सांसद जो मेंबर होते हैं, वो सरकार से सवाल पूछते हैं, और मंत्रियों को, याद रखें, मंत्रियों को जवाब देना पड़ता है। सवाल तीन प्रकार से पूछे जाते हैं सांसदों द्वारा मंत्रियों से। कैसे, एक स्टार क्वेश्चन करके हैं, स्टार लगा होता है, इसमें मंत्रियों को ओरली आंसर देना होता है, मौखिक उत्तर देना होता है। नोट करेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि निम्न से किसमें जो मिनिस्टर्स को ओरली आंसर देना होता है, तो वो होगा स्टार क्वेश्चन। इसके बाद पूरक प्रश्न जो है, प्रश्न है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की इजाजत होती है, पूछे जा सकते हैं दोबारा से। इसमें स्टार क्वेश्चन मंत्री को ओरली आंसर देना होता है, लिखित में नहीं। अनस्टार्ड में इसमें मंत्री को लिखित में उत्तर देना होता है, ओरली नहीं देना होता। इसके बाद जो होता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में सामान्य प्रश्नों के लिए 10 दिन का नोटिस देना होता है, नोट करेंगे 10 दिन का नोटिस चाहिए होता है, और अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही इसमें चर्चा होती है, ठीक है। तो ये था हमारा पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का क्वेश्चन आवर। नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे। तो फर्स्ट आवर जो होता है हमारा वो क्वेश्चन आवर हो गया। ठीक क्वेश्चन आवर के बाद स्टार्ट होता है जीरो आवर, जिसे कहते हैं शून्य काल। लगभग लगभग 12 बजे दोपहर स्टार्ट होता है। यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। इसमें प्रायर नोटिस की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। देश या क्षेत्र से जुड़े जो इम्पोर्टेंट जो अर्जेंट मैटर होते हैं उसको इसमें सॉल्व किए जाते हैं। जीरो आवर जो होता है ना, वो मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और ना ही रूल्स बुक्स में, ठीक है। और ये अनिश्चित काल तक चलता है, समय तक चलता रहता है। नेक्स्ट देखेंगे तो हमारा जो मोशन है, वो मोशन मोशन क्या होता है, पार्लियामेंट में सुने होंगे मोशन आया, मोशन मोशन क्या होता है, प्रस्ताव जिसे कहते हैं। वो औपचारिक प्रस्ताव होता है जिसे संसद में किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, ताकि सदन किसी विषय पर चर्चा करे, निर्णय लें या अपनी राय व्यक्त करें, तो उसे कहते हैं मोशन, ठीक है। इट कैन बी मूव्ड बाय आइदर मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर, या तो मंत्री द्वारा इसको मूव किया जाता है, नहीं तो प्राइवेट मेंबर मतलब जो जो मंत्री नहीं है, ठीक है, जो सांसद मंत्री नहीं, जो मेंबर मंत्री नहीं, उन्हें कहते हैं प्राइवेट मेंबर, ठीक है। ये एक्सेप्ट भी किए जा सकते हैं या रिजेक्ट भी किए सकते हैं, ठीक है। आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट मोशन। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। मोटा मोटा मोशन के जो प्रकार होते हैं, सब्सटेंसिव मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन और सब्सिडियरी मोशन। मूल प्रस्ताव, वैकल्पिक प्रस्ताव या सहायक प्रस्ताव। इंपॉर्टेंट जो है हमें वो पढ़ना है, वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, आर्टिकल 75, नोट करेंगे आर्टिकल 75 मेंशन है कि जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के, ठीक है। इसमें मतलब एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार है, ठीक है। ये वह प्रस्ताव होता है जिसके माध्यम से लोकसभा के सदस्य यह व्यक्त करते हैं कि उन्हें सरकार पर विश्वास नहीं रहा। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो इससे ये साबित होता है कि लोकसभा के सदस्य यह व्यक्त करते हैं कि उनको सरकार पर अविश्वास नहीं रहा, तो इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है। आगे देखेंगे फंड्स क्या होता है, पार्लियामेंट में फंड्स का क्या रोल है। संसदीय निधियां जिसे कहते हैं, ये वो सरकारी पैसे हैं या पब्लिक मनी कह सकते हैं, जिन्हें सरकार प्राप्त करती है और खर्च करती है। संसद पार्लियामेंट इन विधियों पर नियंत्रण रखती है। कितने प्रकार फंड्स हैं, तो तीन प्रकार के हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नोट करेंगे, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसे भारत की संचित निधि कहते हैं। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है 266 मेंशन है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल कौन सा, तो आर्टिकल 266 है। सबसे महत्वपूर्ण फंड है, सभी जो राजस्व होते हैं टैक्स प्लस नॉन टैक्स और जो उधार लिए होते हैं लोन्स के थ्रू जो होते हैं पैसे, इसमें जाते हैं। सरकार का सारा खर्च इसी से होता है। अच्छा, नोट करेंगे जो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी पैसा खर्च होता है, संसद की अनुमति के बिना पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कंटिजेंसी फंड, आपातकालीन निधि जिसे कहते हैं। आर्टिकल क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है 267, नोट करेंगे। इसको इमरजेंसी में यूज किया जाता है, कहीं आपदा आ गई, कुछ भूकंप आ गया, कुछ आ गया, नेचुरल कैलेमिटी हो गई, उस समय पे कंटिजेंसी फंड से जो पैसा है वो वितरण किया जाता है। राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है, राष्ट्रपति के नियंत्रण में अचानक जरूरत पड़ने पर तुरंत पैसा दिया जाता है और बाद में संसद से मंजूरी ली जाती है। नेक्स्ट क्या है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल ये 266, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया 266। इसमें सरकार का पैसा नहीं होता,
जैसे कि पीएफ हो गया, स्मॉल सेविंग अकाउंट हो गया, रेमिटेंस हो गया, एक्सेट्रा, ये सब चीजें हो गई। इसमें सरकार केवल इसे ट्रस्ट की तरह संभालती है, पैसा सरकार का नहीं है, ट्रस्ट की तरह संभालेगी। खर्च करने के लिए संसद की अनुमति की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, नोट करेंगे। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। तो हमारा ये था राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको डिस्कस किया। देखेंगे ये भी इम्पोर्टेंट है, हालांकि वनडे एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि लोकसभा राज्यसभा हमने पढ़ लिया, तो आप देखेंगे लोकसभा राज्यसभा कहाँ का इक्वल पावर कहाँ का है दोनों। तो देखिए इंट्रोडक्शन जब होता है या पासेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल होता है उस समय दोनों की पावर इक्वल है, ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड पासेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, दोनों की पावर इक्वल है। इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ फाइनेंशियल बिल के समय में भी दोनों की पावर इक्वल है। इलेक्शन हो गया, इम्पीचमेंट हो गया प्रेसिडेंट का, उसमें भी दोनों की पावर इक्वल है। इलेक्शन हो गया, इम्पीचमेंट होगा किसका, वाइस प्रेसिडेंट का, बोथ पावर है इक्वल। अच्छा, मेकिंग रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमीशन और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसमें भी दोनों की पावर इक्वल है। अच्छा, अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय प्रेसिडेंट, अगर अप्रूवल चाहिए तो लोकसभा राज्यसभा दोनों पावर इक्वल है, ठीक है। और अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं कि ऑर्डिनेंस कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, कमेंट में बताएंगे। अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑल इमरजेंसी, अप्रूवल देना है इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के लिए, जैसे 352, 360, 356 प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोक्लेमेशन किया गया, अप्रूवल देना, तो दोनों के पास इक्वल पावर है। कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लाइक फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, सीएजी एक्सेट्रा, अगर जो संवैधानिक जो बॉडीज हैं उनकी रिपोर्ट आती है उसको कंसीडर करना है, तो दोनों के पास इक्वल पावर है। अब देखें कि वेयर लोकसभा मोर पावरफुल देन राज्यसभा, लोकसभा कहाँ पावरफुल है, कहाँ कहाँ पे आगे है राज्यसभा से। देखिए मनी बिल जो होता है वो केवल केवल लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होगा। राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट अ बिल, मनी बिल, सॉरी, राज्यसभा ना ही उसको अमेंड कर सकता है ना ही रिजेक्ट कर सकता है मनी बिल को। इट शुड रिटर्न बिल टू लोकसभा विद इन 14 डेज, आइदर विद रिकमेंडेशन और विदाउट रिकमेंडेशन, ठीक है। विद रिकमेंडेशन है विदाउट रिकमेंडेशन के 14 दिन के अंदर राज्यसभा को मनी बिल को वापस लोकसभा में भेजना होता है। लोकसभा का नाइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल रिकमेंडेशन और सम ऑफ इट, या तो पूरे रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर ले लोकसभा या बिल्कुल ना एक्सेप्ट करे राज्यसभा के, वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। इन बोथ केसेस मनी बिल पास माना जाता है, ठीक है, डीम्ड टू बी हैविंग पावर विद बोथ हाउसेस। पावर टू डिसाइड वेदर मनी बिल इज मनी बिल और नॉट, ये भी बता ही दिया कि लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास नहीं है पावर। जॉइंट सिटिंग प्रिसाइड कौन करेगा, वो स्पीकर करेंगे, लोकसभा के चेयरमैन नहीं करेंगे राज्यसभा। राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस बजट बट कैन नॉट वोट फॉर डिमांड ऑफ प्रोग्राम, लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो केवल डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वोट ग्रांट फॉर वोट नहीं कर सकते। Resolution for discontinuation of the national emergency can be passed only by the Lok Sabha and not by the Rajya Sabha। अच्छा, रेजोल्यूशन लाना है, अध्यादेश लाना है इमरजेंसी को समाप्त करने के लिए, तो वो कौन करेगा, वो लोकसभा ही करेगी, राज्यसभा नहीं करेगी, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, कुछ स्पेशल पावर है राज्यसभा की भी, आर्टिकल 249 नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल 249। It can authorize Parliament to make law on subject enumerated in the state list के ऊपर जब भी कोई सब्जेक्ट कानून बनाना होगा तो केवल केवल राज्यसभा ही रिकमेंड करेगा पार्लियामेंट को, ठीक है। अगर राज्यसभा 3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे कि कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, ये स्पेशल पावर है राज्यसभा की। इट कैन ऑथराइज पार्लियामेंट, नेक्स्ट है, टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। आर्टिकल कौन सा आर्टिकल मेंशन है, 312, मोस्ट इंपोर्टेंट है राज्यसभा की पावर, कि ऑथराइज करेगा पार्लियामेंट को कि ऑल न्यू इंडिया सर्विस बनानी, जैसे कि आईएएस है, आईपीएस है, एक और कोई कुछ और नया गठन करना है कोई सर्विस, तो वो राज्यसभा कर सकता है। राज्यसभा ओनली इनिशिएट रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 67 मेंशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, रिमूवल ऑफ जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो केवल राज्यसभा में ही इनिशिएट होगा, लोकसभा में नहीं होगा। अगर इमरजेंसी, नेक्स्ट है, अगर इमरजेंसी लगाई गई राष्ट्रपति के द्वारा और लोकसभा भंग हो चुकी है तो राज्यसभा प्रोक्लेमेशन को मंजूरी दे सकता है, नोट करना, ठीक है। लोकसभा नहीं है, मान लीजिए डिसॉल्व हो गई, उस केस में राज्यसभा स्वतः ही अपना जो है उस प्रोक्लेमेशन को मंजूरी दे सकती है। तो ये था हमारा स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। तो हमने ये डिस्कस कर ले राज्यसभा के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी
वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसमें। हालांकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वन डे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हमारा जो जो विधेयक आता है, जो मोशन पास हुआ, जो हमारा जो रेजोल्यूशन आता है, जो हमारा जो कानून बनता है, वो कैसे होता है, कैसे बनता है, कैसे पास होता है, कैसे इनिशिएट होता है, कैसे पता कौन कौन से चरण हैं, कैसे जो है कोई विधेयक आया वो कानून में तब्दील होता है, या कानून क्यों वो बन नहीं पाता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट होने वाली अगली क्लास कि हमारा जो कोई विधेयक पास हुआ वो कानून में कैसे बनता है, कैसे पास होता है, 3 स्टेज हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। कमेंट बताइएगा कैसी लगी, और रिवाइज करिएगा, कोई डाउट हो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एनी क्यूरीज प्लीज ड्रॉप ऑन कमेंट।